ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अभी जो पहला पार्ट हमने पढ़ा है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, उसमें मूविंग चार्जेस तो ऑलमोस्ट मैंने फिनिश कर दिया है। मैग्नेटिज्म वाला पार्ट और बचा हुआ है। मैग्नेटिज्म पार्ट थ्योरेटिकल है और दो डेरिवेशन है जो मैं कराने वाला हूँ आपको। तो पहले हम देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं, दो दो नंबर वाले। तो कुछ दो छोटे छोटे टॉपिक्स ऐसे हैं। बात आती है सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा, कोई सी भी डेफिनेशन देना हो कोशिश करो कि हमें उसका कोई रिलेटिव फॉर्मूला मिल जाए। फॉर्मूला मिलेगा तो हम आसानी से उसको डिफाइन कर पाएंगे। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट नॉर्थ पोल। यूनिट नॉर्थ पोल पर जितना फोर्स लगता है उसको ही उस पॉइंट पर हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो intensity of magnetic field can be defined as force acting on unit north pole is called intensity of magnetic field. F is force, is this small m is called pole strength. ये मैग्नेट है, इसके पोल है, पोल की जो स्ट्रेंथ है उसको जो कैलकुलेट करते हैं उसके लिए जो एक फिजिकल क्वांटिटी उसे हम पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। हाँ, तो F बराबर B बराबर हो गया F अपॉन M। वेक्टर फॉर्म की बात करें तो ये पोल स्ट्रेंथ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इस पे वेक्टर नहीं लगता, तो B वेक्टर बराबर हो जाएगा F वेक्टर अपॉन M। बेटा फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन के अपॉन में, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट होती है एम्पियर इंटू मीटर। तो ओवरऑल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट हो जाएगी न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। अब बेटा एक मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो थीटा जो है एंगल जो है वो डायमेंशन लेस होता है, तो इसका मतलब यूनिट सिर्फ इससे निकलेगी। तो बी की फाई की यूनिट हो गई वेबर, बी हमने ऐसा कि ऐसा लिखा, इंटू ए की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर इसके अपॉन में आ जाएगा, तो इसका मतलब बी की एक यूनिट हो रहे वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो दो यूनिट याद रखो बेटा आप। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट नॉर्थ पोल इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दो यूनिट है, एक यूनिट बेटा टेस्ला भी है, टेस्ला। तो कभी आए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट तो इनमें से तीनों में से कोई सी भी मिल जाएगी आपको। सेकेंड चीज आती है बेटा, ये तो हो गया हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा है बेटा मैग्नेटिक मोमेंटम क्या है। मैग्नेटिक मोमेंटम, बेटा मैग्नेटिक मोमेंटम क्या होता है? जैसे हमारा बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट की इफेक्टिव लेंथ है 12। इफेक्टिव लेंथ मतलब डिस्टेंस बिटवीन पोल्स, और पोल स्ट्रेंथ एम है। क्या होता है बार मैग्नेट में और इलेक्ट्रिक डायपोल में यही डिफरेंस है। बार मैग्नेट में दोनों तरफ पोल स्ट्रेंथ एम ही होती है, पर यही चीज अगर आप इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करें हम, क्योंकि आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी मैं पढ़ाऊंगा जब, तो वहां पर यह आएगा। यहाँ पर दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। और जो फॉर्मूला कुछ ऐसे ही हो जाता है, P बराबर 2QL। वेक्टर फॉर्म में P वेक्टर बराबर 2QL वेक्टर। यूनिट की बात करें तो कूलम इनटू मीटर। तो अभी फिलहाल तो हम मैग्नेटिक मोमेंटम की बात कर रहे हैं। क्या है? M से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से। प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड इफेक्टिव लेंथ। स्मॉल एम और 12 का जो मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट है, उसको हम मैग्नेटिक मोमेंटम बोलते हैं। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे, बता रहा हूं, पोल स्ट्रेंथ स्केलर क्वांटिटी, उस पर वेक्टर नहीं आएगा, तो एम वेक्टर बराबर हो जाएगा 2m और l वेक्टर। बेटा इसकी यूनिट याद रखना पड़ेगी। पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या है? एम्पियर इंटू मीटर, और लेंथ की यूनिट होती है मीटर, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंटम की यूनिट होती है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर बेटा? ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम है, distance between two charges and magnitude of one charges, या शॉर्ट शीट में प्रोडक्ट ऑफ इफेक्टिव लेंथ एंड चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम। P से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, P इक्वल टू 2Q, और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ऐसा, Q की यूनिट कूलम, लेंथ की यूनिट मीटर। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम की यूनिट जो होगी बेटा कूलम इनटू मीटर होगी। ये हमारे दो छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए। हम इसके भी दो तीन क्वेश्चन और छोटे छोटे देख लें, दो न्यूमेरिकल और खत्म। ये दो न्यूमेरिकल के लिए लिखे हुए हैं। आता बेटा इलेक्ट्रिक, सॉरी मैग्नेटिक पार्ट है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्या है मैग्नेटिक ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स? क्या होता है बेटा? ये बार मैग्नेट है, ये एन पोल हो गया, ये एस पोल हो गया। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है इमेजिनरी कर्व है बेटा।
मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी, क्लोज्ड एंड स्मूथ कर्व्स ऑन विच नॉर्थ पोल कैन मूव फ्रीली। इस पर नॉर्थ पोल जो है वो फ्रीली क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। बात आती है कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को क्लोज्ड कर्व्स क्यों कहते हैं? बिकॉज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आउटसाइड द मैग्नेट इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, बट इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन इज साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, इसलिए क्लोज कर बनाती है। इसलिए मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के एंड पॉइंट नहीं होते बेटा। पर अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की बात करें तो बेटा ये प्लस क्यू माइनस क्यू पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे खत्म हो जाती है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ओपन कब होती है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैन मूव फ्रीली, इस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव कर सकता है, इसलिए बता रहा हूं बेटा। ये आ जाता है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या प्रॉपर्टी बताओ, और दो प्रॉपर्टी तो इसी के उसमें कारण पूछ रहे थे, रीजन क्या है उसके पीछे। तो बेटा दो तीन प्रॉपर्टी बता रहा हूं। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्लोज्ड, इमेजिनरी, स्मूथ कर्व्स ऑन विच नॉर्थ पोल कैन मूव फ्रीली, पहला। दूसरा, कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी दोनों ही भले कोई से भी कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, इंटरसेक्ट नहीं होती, दोनों नहीं होती। क्यों नहीं होती? मान लो थोड़ी देर के लिए एक प्रॉपर्टी बता दो पहले, फिर ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, इसके किसी पॉइंट पर अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करें, हम ये टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर हम इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। अब मुझे बताओ, ऐसा जैसा यहां पर भी है, अगर टेंजेंट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। बेटा अगर दो लाइन एक दूसरे को, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा, मान लो यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करा हमने, ये वाला, इस पर यहां पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा, यहां हो गया B1, यहां हो गया B2। हाउ इज इट पॉसिबल? अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट पर तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएगी एक ही पॉइंट पर। पॉसिबल नहीं है बेटा वो। तो बेटा ये तीन चीजें याद रखें आप इसके अंदर, डेफिनेशन याद रखें। एक दूसरे को भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती हैं? इंटरसेक्शन पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगे, कोई सा भी आ जाए भले, उस पॉइंट पर दो टेंजेंट बनाएंगे, दो टेंजेंट एक ही पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। इस कंडीशन में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं करेगी और ये भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इस पॉइंट को याद रखना बहुत जरूरी है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट बनाते हैं, दिस टेंजेंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा कैसे? ये बेटा हमारा एक दूसरा क्वेश्चन हुआ, छोटा सा क्वेश्चन था ये। अब बेटा थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और ये दो न्यूमेरिकल, दैट्स ऑल। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा कि जो माइकल फेराडे हैं, उन्होंने क्या है कि जो मैग्नेट है, मैग्नेट के इफेक्ट का लगभग मोस्ट ऑफ सब्सटेंस पर स्टडी किया और उन्होंने पाया कि कई सब्सटेंस मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं, कई सब्सटेंस जो है रिपल हो जाते हैं, कुछ सब्सटेंस पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का इफेक्ट होता है, कुछ पर वीक मैग्नेट का इफेक्ट होता है। इस बेसिस पर ही क्लासिफाइड सब्सटेंस इनटू थ्री कैटेगरीज। नंबर पहला है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, दूसरा नंबर पहला पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, दूसरा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, तीसरा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तीन डिफरेंस, बहुत शॉर्ट स्वीट। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बेटा ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि अगर इनको मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखें, बात आती है बोले मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या है। देखो मैग्नेटिक फील्ड अलग है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड अलग है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब ऐसा फील्ड है जिसमें सब्सटेंस को रखने पर वो मैग्नेटाइज हो जाता है, मतलब उसमें भी कुछ समय के लिए मैग्नेटिज्म आ जाता है। मैग्नेटिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन, निकिल, कोबाल्ट। ओके, हाँ, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस है कि अगर मान लो मैंने थोड़ी देर के लिए इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, मैग्नेटाइजेशन फील्ड में रखा, जैसे रखा ये, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जो है वीक मैग्नेटिज्म एक्सेप्ट करेंगे। ये मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है N2S होती है, N2S की डायरेक्शन में ही मैग्नेटिज्म एक्सेप्ट करेंगे। ये क्या होते हैं बेटा, इसमें कोई सब्सटेंस को रख दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएगा।
बेटा ये वही करता है जो ये करता है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइज होगा, पर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा। ये वीक वीक आएगा, ये स्ट्रांग होगा। दूसरा बेटा, तीन तो थ्योरेटिकल है, बाकी तीन एक मैथमेटिकल बेस पर है। तो ये सब अच्छा, ये अगर आपको नहीं समझ में आता तो और सिंपल बताता हूं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर अट्रैक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर अट्रैक्टेड रिपल्ड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर अट्रैक्टेड बाय वीक मैग्नेट। इज दैट क्लियर? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखो, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ऐसी लाइन होती है बेटा, पर एक मैग्नेट जो होता है, मैग्नेट के यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो पैरेलल लाइंस नहीं है, तो ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो बेटा होता क्या है, ये वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करते हैं। वीक मैग्नेटिक फील्ड से क्या पॉइंट है, दूसरा पॉइंट तो है क्या, अट्रैक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, रिपल्ड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, अट्रैक्टेड बाय इवन वीक मैग्नेट, वीक मैग्नेट से भी अट्रैक्ट हो जाएगा। चलो यहां सेकंड वाले पॉइंट पर बात करते हैं। हाँ बेटा समझ में आ गया, दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। एक तो यहां पर मैंने दे दिया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटिज्म आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट मैग्नेटिज्म आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आएगा। दूसरा समझ में आ गया। तीसरा, कहां से कहां मूव करते हैं, इनकी फीलिंग की बात कर रहा हूं, मतलब कुछ जैसे जो लकड़ी का बुरादा जैसा होता है वैसे अगर इनकी फीलिंग ले ले तो ये वीक मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएगा। यहां उल्टा हो जाएगा बेटा, स्ट्रॉन्ग टू वीक हो जाएगा। यहां पर वही होगा जो यहां पर होगा, वीक टू स्ट्रॉन्ग होगा। आ गई बेटा बात समझ में? ये तो बेटा थ्योरेटिकल हो गए, दो तीन डिफरेंस। अच्छा, इनके एक एक आपको एग्जांपल याद करना बहुत जरूरी है। डायमैग्नेट यहां लिख दिए मैंने, यहां लिख दिया आपके लिए। डायमैग्नेटिक के एग्जांपल हैं, दो महंगी मेटल को याद कर लो, गोल्ड और सिल्वर। वैसे तो सब लिख दिए, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, वाटर और बिस्मथ। पैरामैग्नेटिक में प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, लिथियम। फेरोमैग्नेटिक में आयरन, निकिल, कोबाल्ट। एग्जांपल याद रखना बहुत जरूरी है बेटा। हाँ, जैसा कि मैं बता रहा था, यहां देखो आप, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं बन पाएगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं बन पाएगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन पाएगा। 5-6 इसलिए बता रहा हूं ताकि एमसीक्यू में आ जाएगा तो आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी, एमसीक्यू सॉल्व करना आसान होगा। एमसीक्यू की यही दिक्कत है, हम एक क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकली छोड़ के चले गए, पता लग रहा है 5-6 एमसीक्यू उसी के अंदर है, तो ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। आपको याद होना चाहिए कौन वीक मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है, कौन रिपल हो रहा है, कौन जो है वीक टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव हो रहा है, याद करना पड़ेगा बेटा। आइए एग्जांपल दे दिए। अब यहां देखो बेटा, ये मैंने लिख रखा है, रिलेटिव परमेबिलिटी जो होती है पैरामैग्नेटिक की याद कर लो, केवल पैरामैग्नेटिक के लिए याद कर लो। रिलेटिव परमेबिलिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 होती है। ससेप्टिबिलिटी कितनी इजीली कोई सब्सटेंस मैग्नेटिज्म को एक्सेप्ट करता है, इसको इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। आई जो है वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, एच जो है वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। तो ये फॉर्मूला भी याद कर लें। हाँ, क्या है, क्या लिख रखा है, प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। पैरामैग्नेटिक में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो बढ़ेगी। यहां पर जो क्या लिखा है, कोई इफेक्ट नहीं। यहां पर टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ती है, उल्टा हो जाता है यहां का। हाँ, फिर बेटा आता है ससेप्टिबिलिटी में ही, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में ही स्मॉल होती है, पॉजिटिव होती है, स्मॉल होती है, नेगेटिव होती है, हाई होती है। पॉजिटिव भी होती है और हाई भी होती है बेटा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये याद करने के बाद हम बढ़ते हैं बेटा दो न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल कर दें और हमारा इसका सेकंड पार्ट फिनिश हो जाएगा। इसमें 3 डेरिवेशन आते हैं बेटा, 3 डेरिवेशन आते हैं। कौन से, टॉर्क, वर्क डन ऑन बार मैग्नेट और पोटेंशियल एनर्जी। बेटा हम इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में जब पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहां ज्यादा आता है, वहां पर इसको मैं रिपीट कर दूंगा, तो आपको 3 करोगे, आप 6 हो जाएंगे। ठीक, हाँ बढ़ते बनाने। बेटा एक क्वेश्चन है, बहुत एमसीक्यू में आ सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को देख लें जरा।
क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा, परीक्षा बोर्ड में दे रखा है इसलिए करा रहा हूं। मान लो एक वायर है, इस वायर की लेंथ है L और इसका मैग्नेटिक मोमेंटम जो है, मैग्नेटिक मोमेंटम इसका कैपिटल M है। लेंथ जो है वो L है। क्या है कि इस वायर को सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। वायर था, इसको बेंड करके ऐसा बना दिया। तो बेटा पोल तो यहां पर अभी भी जैसे यहां NS है, तो पोल तो अभी भी यहां NS है। बोला इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? इससे फर्क क्या पड़ेगा बेटा कि जो इफेक्टिव लेंथ है उसका फर्क पड़ेगा। अब इफेक्टिव लेंथ ये है हमारे पास, ये इफेक्टिव लेंथ है, ये रेडियस है इसकी, ये भी R, ये भी R, ये भी R। तो इफेक्टिव लेंथ इतनी है, इफेक्टिव लेंथ है 2R। क्या है इफेक्टिव लेंथ? क्या है 2R। कैसे? याला और याला। अब मुझे बताओ बेटा ये 2R कैसे निकलेगा? यहां का मैग्नेटिक मोमेंटम क्या हो गया? M बराबर M इंटू L। आप बोलोगे बोला सर पहले 2L लिया था। बेटा इफेक्टिव लेंथ 2L थी, यहां पर हमने L दे रखा तो L ले रहा हूं। तो इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंटम ये इनिशियल है, इनिशियल मैग्नेटिक। हाँ अपन जो चेंज आया वो निकालते हैं। तो हम निकालते हैं इफेक्टिव लेंथ निकालते हैं 2R बराबर, 2R क्या है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ पूरे सर्कल होता है 2 पाई R। सेमी सर्कल का होगा तो क्या होगा केवल बेटा? इस सर्कल से सर्कल करेंगे तो क्या हो जाएगा? बताओ आप क्या हो जाएगा? इतना जो है मुझे ये इफेक्टिव लेंथ निकालना है। इफेक्टिव लेंथ को उनने L नाम दे दिया है, कैपिटल L नाम दे दिया, कैपिटल L। ये पूरा L है, तो वो है क्या बेटा? वो है पाई R। कैपिटल L, ये पूरा इतना जो है कैपिटल L है। तो कैपिटल L बराबर क्या है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, L इक्वल टू पाई R। हाँ बेटा, मेरे को तो बेटा R ही चाहिए, तो मैं पाई को अपॉन में पहुंचाता हूं। क्या हो जाएगा? L अपॉन पाई इक्वल टू R। पर बेटा मेरी इफेक्टिव लेंथ जो है वो 2R है, दोनों तरफ 2 का इंटू कर लो, क्या जाएगा? 2L के अपॉन में पाई इक्वल टू 2R। अब मेरा मैग्नेटिक मोमेंटम क्या हो गया? M डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? M इंटू 2R। M इंटू 2R की वैल्यू यही बेटा 2L अपॉन पाई। 2 अपॉन पाई को अलग कर दो, अंदर बचा ML। 2 अपॉन पाई इंटू बेटा ML जो है, ML ही तो कैपिटल M है, कैपिटल M। तो मतलब मैग्नेटिक मोमेंटम इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंटम का कितना हो जाएगा? 2 अपॉन 5 टाइम्स हो जाएगा। आगे बेटा बात समझ में। क्वेश्चन वापस बोल रहा हूं ना, परीक्षा बोर्ड में क्वेश्चन ढूंढ लेना। एक वायर जिसकी लेंथ L है उसको बेंड करके सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, तो मैग्नेटिक मोमेंटम पे क्या इफेक्ट आएगा? तो मैग्नेटिक मोमेंटम पे इफेक्ट करने के लिए हमने पता करा कि जब बेंड करेंगे तो NS जो है इनके बीच का डिस्टेंस चेंज होने वाला है। पहले वो L था, थोड़ा कम हो गया है। तो L बराबर सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल का लिखा पाई R। R इक्वल टू L अपॉन पाई, पर मेरे को 2R चाहिए, दोनों तरफ 2 का इंटू कर लिया। मैग्नेटिक मोमेंटम M डैश बराबर M इंटू पोल स्ट्रेंथ इंटू इफेक्टिव लेंथ, तो M इंटू 2R। 2R की वैल्यू रखी बेटा, तो बेटा याद रख लो सेमी सर्कल में चेंज कर लेंगे तो जो मैग्नेटिक मोमेंटम होगा वो इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंटम का 2 अपॉन 5 टाइम्स हो जाएगा। बेटा दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसको प्रिपेयर करें, इट विल डेफिनेटली गिव यू 6 to 7 मार्क्स। नेक्स्ट टॉपिक विल बी, या नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो सेमीकंडक्टर होगा। ठीक है, तो ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक, करें इसको प्रिपेयर आप, फिर अगला वीडियो में सेंड करता हूं।